सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, बादशाह, शहनशाह, हुक्मरान, हमारे माशरे में ऐसे अल्फाज आजकल ठीक नहीं समझे जाते। सही समझा आपने, ठीक नहीं समझे जाते। यानी कि आज अगर आप बादशाह, हुक्मरान या शहनशाह की बात करें तो हमारे अवाम क्या कहेंगे? हमारे अवाम फ़ौरन कहेंगे कि मुल्क सिर्फ हाकिमों का है, उन लोगों का है जो ख़ुद को शहनशाह समझते हैं या बादशाह मानते हैं। इन अल्फाज का तासुर टू कट शॉर्ट बहुत बुरा दिया जाता है और किसने दिया आप बखूबी समझते हैं। हमारे मुल्क की सियासत शायद इतनी ख़राब हो चुकी है या फिर कह सकते हैं कि ख़राब कर दी गई है कि हमारे यहाँ हुक्मरान जैसा लफ्ज़, वेरी सॉरी टू से, गाली समझा जाता है, अब्यूज़। आम तौर पर हमारे यहाँ कोई शख्स ज़्यादा बोलता है या अपनी बात को सही साबित करने की अगर कोशिश करता है तो उसे ये ताना भी दिया जाता है कि तुम कोई शहनशाह नहीं हो, बादशाह नहीं हो जो तुम्हारी बात मानी जाएगी। एक आम आदमी से पूछें कि मुल्क किसने बिगाड़ा, उसका जवाब क्या होगा? सोचे समझे बगैर क्या कहेगा? जी पलक झपकने से पहले हुक्मरानों ने बिगाड़ा। और किसने? वो ये कहेगा कि इस मुल्क के हाकिमों ने मुल्क को तबाह कर दिया, यहाँ तक पहुँचा दिया। वो आराम से आपको ये जवाब देगा कि जो लोग इस मुल्क के बादशाह बने बैठे थे, जो सियासतदान से शहनशाह बन गए, इसलिए मुल्क बदहाल हो गया। हमारी सोसाइटी में ये अल्फाज जो हैं हुक्मरान, बादशाह, शहनशाह, दोबारा कहूँगी, ये बहुत बुरे अल्फाज समझे जाते हैं। नेगेटिव कहते हैं, पॉजिटिव नहीं। आपने कभी सोचा क्यों? किसी भी चीज़ की वजह होती है और वजह जानने के लिए कहते हैं क्यों। कभी सोचा? इसलिए क्योंकि इन अल्फाज की जो मिसाल हमने पिछले 70 सालों में देखी वो बिल्कुल वैसी थी जैसे मिसाल इस कौम ने जमहूरियत की देखी, जमहूरियत, डेमोक्रेसी। लेकिन हकीकत में ये अल्फाज, मैं आपको बताऊं, आज बुरे नहीं हैं। अल्फाज बुरे नहीं, उनको बिगाड़ने वाले, उनकी डेफिनेशन बयान करने वाले बुरे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकली आपको सिखाया कि अल्फाज ऐसे हैं। तारीख़ ने ऐसे बादशाह, ऐसे हुक्मरान देखे हैं जिनसे आवाम की मोहब्बत, यकीन जानिए, बहुत मिसाली थी, जिनको देखकर लगता था कि हुक्मरान, बादशाह या शहनशाह जैसे अल्फाज अगर किसी पर सूट करते हैं तो वो ये लोग हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल कौन है? ज़रा सोचिए, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सादगी का मुँह बोलता सबूत है। ज़िंदगी के हर पहलू में आप देख लीजिए, आपको सादगी, सिंप्लिसिटी नज़र आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है, बगैर चने के आटे की जो रोटी है वो खाते थे, कभी चंद घूंट दूध और खजूरों पर गुजारा कर लेते थे। अगर हम खुराक की बात करें, ग़ज़वा खंदक के मौके पर उन्होंने पेट पर पत्थर बांधकर खुदाई की। ये कौन है? ये हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शहनशाहों के भी शहनशाह हैं, जो बादशाहों के भी बादशाह हैं, जो हाकिमों के हाकिम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कोई मिसाल ना है ना मिलेगी, लेकिन इस्लाम ने शहनशाहों, बादशाहों और हुक्मरानों की जो तारीफ़ बताई है वो भी बेमिसाल है। इसी दुनिया में कुछ इंसान ऐसे आए जो हाकिम बने, बादशाह कहलाए, शहनशाह का दर्जा उनको मिला। जैसा कि एक अब्दुल अज़ीज़ साहब का नाम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उनका नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने तवील तीन अरसे तक हुक्मरानी की। उन्हें अपने दौरे हुक्मरानी में मरकज़ी हुकूमत की शदीद मुखालफत का भी सामना रहा। मरकज़ी हुकूमत ने कई बार उन्हें हटाने की बाकायदा कोशिश की, लेकिन मरकज़ी हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। अच्छा, वो जिस सूबे के हाकिम थे उसका नाम क्या था जी? उसका नाम था केलनितान, और उन्होंने अपने सूबे के अवाम के लिए बहुत मेहनत की और लोगों की बड़ी तादाद, गुर्बत के आसेब से उनको, लोगों की तादाद को, बहुत बड़ी तादाद को उन्होंने निजात भी दिलाई। उन्होंने अपने सूबे में गुर्बत की शरह को 11% तक पहुंचा दिया था। उनके दौर की अगर बात की जाए तो उनके दौर में शहरियों को पहले की निस्बत ज़्यादा आज़ादियों से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका भी मिला, और जो ये कि अपने सूबे के वो वज़ीर आला भी थे, और उन्होंने ना सिर्फ ख़ुद सादा तर्ज की ज़िंदगी इख्तियार की बल्कि अपनी काबीना और अरकान को भी आवाम से बेहतर तर्ज ज़िंदगी इख्तियार नहीं करने दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। ना उन्होंने करप्शन की
और ना ही हुक्मरान जमात को आवाम के टैक्स के पैसे चोरी करने की जुर्रत हो सकी। उन्होंने 1990 की अगर मैं बात करूं, 1990 में वजारत आला की जिम्मेदारी संभाली और संभालते ही अपनी महाना तनख्वाह में 40% कमी कर दी। सोचिए, उन्होंने मेहमानदारी के नाम पर हुकूमती अखराजात में गैर मामूली कटौती भी की। सब कुछ अपनी जेब से हासिल करते थे। काम के दौरान सेहत के बाज़ मसाइल से निमटने के लिए उनके लिए ये खाना ज़रूरी था। क्या जी कि जी कैलिस्तान की अगर मैं बात करूं, उसके सबसे ताकतवर इंसान ने अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में प्रोटोकॉल को अपने और अवाम के दरमियान हायल नहीं होने दिया। चलें थोड़ा आगे चलते हैं जी। लैटिन अमेरिका के मुल्क यूरुग्वे के सदर हैं जी होज़ी मुखिनाबी। वो भी ऐसे ही एक सियासतदान थे अगर उनकी मैं बात करूं, और एक ममलिकत का सदर होने के बावजूद उन्होंने ऐवान सदर में रिहाइश इख्तियार नहीं की, बल्कि अपने घर में बग़ैर किसी नौकर के ज़िंदगी गुजारना ठीक समझा। सोचिए ज़रा। और उनके जो सिक्योरिटी अमले हैं उसमें सिर्फ 2 पुलिस एहलकार और 3 कुत्ते शामिल थे। अगर मैं अहमद नयाद की बात करूँ, अहमद नयाद तमाम लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं, ईरान के सदर थे। एक इंटरव्यू में जब अहमद नयाद से पूछा गया कि आप सुबह बेदार होकर आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या सोचते हैं, तो उन्होंने जवाब पता क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि मैं आईने में नज़र आने वाले शख्स को देखता हूँ और उसे कहता हूँ कि याद रखो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं सिवाय एक अदना मुलाजिम के। सोचिए, ऐसे ऐसे हुक्मरान भी हैं। आज तुम पर एक भारी जिम्मेदारी है, और वो ये कि तुमने ईरानी कौम की खिदमत करनी है। अहमद नयाद वही ईरानी सदर हैं जो मुंतखब होकर ऐवान सदर गए, तो उन्होंने वहाँ जितने भी तमाम कीमती कालीन थे जो बिछे हुए थे, तेहरान की एक मस्जिद में भिजवा दिए। और उन्होंने देखा कि ऐवान सदर में अहम शख्सियात के इस्तकबाल के लिए लाउंज को सिर्फ इसलिए बंद करवा दिया गया क्योंकि उस पर गैर मामूली खराजात आते थे। उनका कमरा एक आम सा कमरा था, जैसे किसी आम सी शख्सियत का कमरा होता है, जिसमें लकड़ी की चंद कुर्सियाँ रखी हुई थी। उन्होंने जब भी किसी को अपनी काबीना का हिस्सा बनाया, उससे क्या हल्फ लिया? उससे ये हल्फ लिया कि वो सादगी यानी सिंप्लिसिटी इख्तियार करेगा। उसके ज़ाती और रिश्तेदारों के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनका जायज़ा हुकूमत ले सकेगी, और इस दौरान उसके लिए और इसके जो रिश्तेदार हैं वज़ीर साहब की हैसियत से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। और यहाँ की बात करें तो रिश्तेदार क्या, दोस्त है, आपके गले मोहल्ले के हमसाए भी बड़े फ़ायदे उठाते हैं, आपके नौकर भी बड़े फ़ायदे उठाते हैं। अच्छा जी, उनके सदर बनते ही आगे मैं चलूँ अगर, तो उन्होंने अपने असासों का ऐलान भी कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। सदर बनते ही अपने असासों का ऐलान कर दिया कि क्या क्या मेरे पास, जिसमें आपको मैं ज़रा थोड़ी डिटेल बता दूँ। 1977 मॉडल की एक कार थी जी, और तेहरान के गरीब इलाके में एक पुराना, ना सिर्फ पुराना बल्कि छोटा घर जो उन्हें 40 बरस पहले अपने वालिद साहब की जानिब से मिला था, वो था। और अगर अकाउंट की बात करें तो आप सोच सकते हैं अकाउंट बैलेंस, उनके अकाउंट्स में एक धेला भी नहीं था। वो जब तक सदर रहे उन्होंने इस हैसियत से एक दिन भी तनख्वाह वसूल नहीं की। क्या कहते थे उस बारे में? उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि जी तमाम दौलत कौम की मलकियत है और वो तो इसके मुहाफ़िज़ हैं। वो सदर होने के बावजूद अपने ज़ाती घर में ही मुकीम रहे। सुल्तान काबूस की बात करूँ अगर मैं, ये नाम भी आपने सुन रखा होगा। ये थे जी ओमान के हाकिम, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। उन्होंने ओमान में अपने वालिद का ही तख्ता उलटकर इक़्तिदार हासिल किया। अच्छा जी, अब उनके इक़्तिदार की अगर मैं बात करूँ, इक़्तिदार में आने से पहले ओमान में गुर्बत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था। 1970 की अगर बात करूँ, 1970 से पहले तक ओमान दुनिया से बिल्कुल अलग एक, अगर बदहाल मुल्क कह दूँ तो गलत नहीं होगा। ना वहाँ पे स्कूल थे, ना अस्पताल, ख़वातीन की तालीम पर बाकायदा पाबंदी थी, लोगों को कानूनी तौर पर ग़ुलाम बनाया जाता था, सख्त कवानीन नाफिज थे, टीवी नहीं था, लोग गाना नहीं सुन सकते थे, कोई शख्स जो है वो सीमेंट नहीं ख़रीद सकता था, ओमान का शहरी मुल्क से बाहर नहीं जा सकता था। 1970 के बाद की अगर बात करूँ, 1970 के बाद सुल्तान काबूस ने अपने वालिद को इक़्तिदार से हटा दिया और ख़ुद हुकूमत में आ गए। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी कौम को इकट्ठा किया, पहली काबीना बनाई, सरकारी महकमे बनाए, पहला आइन दिया, अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार की, और उन्होंने ही वहाँ पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और ओमान को दुनिया के लिए खोल दिया। ख़वातीन को जी अगर हम कहें मेन स्ट्रीम किया, औरत को वोट देने का
हक दिया। और आज अगर आप उस जगह को देखें, पाकिस्तान से भी 50 साल आगे आपको दिखाई देगी। गरीब मुल्कों की फहरिस्त में ओमान जो पहले नंबर में था, दिसंबर 2019 की अगर मैं सर्वे की बात करूं, दिसंबर 2019 में दुनिया के 50 अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में, ज़रा सोचिए। ये वो कुछ अफराद थे जिनका मैंने आपको बताया, जिनको कुदरत ने किसी कौम का, किसी मुल्क का, किसी सूबे का हाकिम, पॉजिटिव टर्म, अब आपको समझ आई, टर्म पॉजिटिव है, उसके साथ सुलूक नेगेटिव किया गया। हाकिम पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव बना दिया नेगेटिव सुलूक करने वालों। ये थे सही हाकिम, पॉजिटिव वाले। इनको शहंशाह का दर्जा दिया, इनको बादशाहत का मौका दिया। ये थे हाकिम, ये बादशाह भी कहलाए जा सकते हैं। इनको शहंशाह भी कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके पास इख्तियार था, एक रियासत का इख्तियार, एक सूबे का इख्तियार, कौम का मुस्तकबिल इनके हाथों में था। इन्होंने बादशाहत भी की, हुकूमत भी की, और शहंशाहियत का भी मैं कह दूँ अगर कि मज़ा चखा तो गलत नहीं होगा। और अपनी कौम समेत दुनिया को बताया कि किसी हाकिम का जो तर्ज हुक्मरानी है, किसी भी हाकिम का तर्ज हुक्मरानी आखिर होता कैसे है, प्रैक्टिकली बताया। हमने तो किताबों में पढ़ रखा होगा ना, अच्छा हाकिम ये होता है, या हम दूसरे ममालिक में देखते हैं, तरसते हैं कि यहाँ भी कोई हो, को प्रैक्टिकली बताया। यहाँ बस ज़बानी जमा कर सुनते जाएँ, सुनते जाएँ, सुनते जाएँ, प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आया। अब ये वो लोग थे जिन्होंने बताया कि एक हाकिम अपनी हाकमियत के आला दर्जे पर आखिर पहुँचता कब। कहते हैं ना कि इज़्ज़त लें, लेकिन आप कोई ऐसी हरकत करें कि आपको इज़्ज़त मिले। जब आप कुछ करेंगे ना, आपको हमें इज़्ज़त दें, कौन इज़्ज़त देगा आपको? ये वो लोग थे जिनका मैंने बताया, जिन्होंने बताया प्रैक्टिकली कि एक सुल्तान कैसे मरने के बाद भी सुल्तान कहलाता है, याद रखा जाता है, लोग उसको भूल नहीं सकते। ये वो लोग थे जिन्होंने बताया कि असल शहंशाह आखिर होता कैसे है, इसलिए कि उनके मुआशरे में शहंशाह, बादशाह, सुल्तान, हाकिम जैसे अल्फाज बुरे नहीं समझे जाते, क्योंकि इन अल्फाज के साथ किसी ने बुरा सलूक किया ही नहीं। ऐसे लोगों को बदहाली की अलामत नहीं करार दिया जाता। लेकिन हमारे मुल्क आ जाते हैं, हमारे मुल्क की तरफ आ जाओ, तो पाकिस्तान तरफ, हमारे मुल्क के शहंशाह, बादशाह, शहजादे, शहजादियाँ, सुल्तान, क्या कहूँ, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, यहीं से शुरू कर देती हूँ, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। ऐसे हैं कि यहाँ लोग देखकर कान पकड़ लेते हैं कि अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी घर बिठा देंगे, लेकिन अपने जो हाकिम है, अपने हाकिमों जैसा कभी नहीं बनने देंगे। आप में से कुछ चाहता है कि आपके बच्चे ऐसे हाकिम बने? दिल पे हाथ रखिए, बताइए, कोई नहीं चाहता होगा। एक शहंशाह, एक बादशाह, एक हाकिम जो 30 साल से ज़्यादा हुकूमत करता रहे, सोचें ज़रा, 3 डेकेड्स, मजाक नहीं होता, वो एक ऐसा हॉस्पिटल ना बना सके जिसमें उसे प्लेटलेट्स ही मिल जाएं अपने लिए कभी बुरा वक्त आने पर, और उनको अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ से भागना ना पड़े। कोई ऐसा हॉस्पिटल बना देते ना तो सिचुएशन ऐसी ना आती। वो अपने जूते सर पर रख कर ऐसे फरार हुए जैसे पहले हुए थे, और आज कहाँ पर है ज़रा ये देखिए। ये जी साइड स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देखेंगे जो चल रही है, देखें, पहचानते होंगे इन तमाम शक्लों को। बादशाह भाई, शहंशाह, बादशाहों को, शहंशाहों को कौन नहीं पहचानता। ये मुबारक तस्वीर है जी शहंशाह आला, जमहूरियत के बादशाह, पाकिस्तान के सुल्तान, कौम के हुक्मरान जनाब हज़रत नवाज शरीफ साहब की टेंड की। जी हाँ, ये अपनी काबीना या अपने ख़ानदान कह लें, क्योंकि इनका ख़ानदान ही इनकी काबीना रहा। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि रिश्तेदारों को नवाजने वाला हाकिम नहीं होता, इनके रिश्तेदार सरकारी ओहदेदार रहे। सोच लें ज़रा, तो पहली डेफिनेशन जो है ना, उस पर पूरे नहीं उतरते, आगे क्या डिटेल में मैं जाऊँ। इनके दोस्त, इनके अहबाब, इनके हमसाए, वो गली के नुक्कर में कहते जरा नुक्कर से रहता ना, उन्हें भी नवाजो। वो मुल्क के वज़ीर बन गए, कौम के मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। ये मुस्तकबिल होना था फिर जब ऐसे लोगों को नवाजेंगे। तो ये बैठे हैं अपने ख़ानदान नुमा, अगर मैं कह दूँ ख़ानदान नुमा काबीना के साथ ICU में। ICU है ना, ICU, बीमार बंदा तो ICU में होगा क्योंकि शदीद बीमार हैं, चल नहीं सकते, ज़िंदगी और मौत के दरमियान बैठे हुए हैं। इनकी अज़मत को लाखों सलाम मेरे ख्याल से बनते हैं, लाखों सलाम के हालत निज़ाम में भी ये इजलास में मसरूफ़ हैं, पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, और यकीनी तौर पे मुल्क और कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही कोशिश कर रहे होंगे, यकीनी तौर पे। और ये बात हकीकी है कि पूरे पाकिस्तान में इस तर्ज का ICU आपने नहीं देखा होगा, मौजूद ही नहीं है भाई, देखा कैसे होगा।
जिस तर्ज का आप इस तस्वीर में देख रहे, देखें ज़रा दोबारा गौर कीजिए, देखा कभी? जहाँ मौत के मुंह में भी हो तो अपने साथ पूरा टब्बर लेकर बैठ जाएं। बैठा जा सकता आईसीयू में, आईसीयू में बैठें और पूरा टब्बर लेके बैठ जाएं और बाकायदा तौर पर मीटिंग कर सकता है एक बीमार शख्स। इतना बीमार के याद करें जब पाकिस्तान से जाना था, कुछ मखसूस लोग इनके प्यारे जो बता रहे थे, लिख रहे थे, फरमा रहे थे कि बड़े बीमार हैं मियां साहब। और सिर्फ यही नहीं कि मीटिंग कर सकता है ऐसा बीमार बंदा, एक और बीमार इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहे होंगे, देखें ज़रा गौर करें किसकी बात मैं करें। ये वो बीमार हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बीमार कर दिया, कौम को माशी तौर पर अपाहिज कर दिया, कह दूँ तो गलत नहीं होगा, माजूर कह दिया तो कह दूँ गलत नहीं होगा, कर्ज़ों के फ़ज़ाइल बताकर कर्ज़े लिए और कर्ज़ा उतारने का तरीका बताए बगैर एक ऐसी पुरअसरार बीमारी का शिकार हुए जिसका इलाज सिर्फ लंदन में हो सकता था। और आज कौम का ये अजीम सरमाया भी इसी आईसीयू में बैठा है और यकीनी तौर पे ये मनसूबाबंदी कर रहा है कि लंदन में होते हुए पाकिस्तान के नाम पर मज़ीद कर्जा कैसे लिया जाए, क्योंकि उतारना तो बेचारी कौम ने है, हमें क्या, हमने तो सिर्फ लेना है ना कर्जा, फिर फ़िक्र उनको जिन्होंने उतारना है। ये हैं हमारे मुल्क के सुल्तान, हमारे मुल्क के हुक्मरान, हमारे मुल्क के बादशाह, शहनशाह, शहजादे, जिनकी वजह से लफ्ज़ हाकिम एक गाली बन चुके हैं, जिनकी वजह से सियासत को लोग गलाजत समझते हैं। इनके अखराजात करोड़ों में रहे, ये जहाँ जाते हैं अपने लाओ लश्कर को लेकर जाते हैं, ये ढकी छुपी बात नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अवाम के पैसों से गरीब लोग, ये गरीब लोग हैं बेसिकली ज़हनी तौर पे, अवाम के पैसों से करोड़ों के टिप्स और तहाइफ देते रहे, चोरी करते ना अवाम का पैसा, ये कर्जे भी लेते रहे और अपने ही मुल्क की सड़कें और इमारतें गिरवी भी रखवाते रहे। इन लोगों ने वो मंसूबे बनाए जिनको मुकम्मल करना खुद इनके बस में नहीं, और अब ये इलाज की गरज से बाहर हैं। और सबसे बड़ा जो एजाज़ इन तमाम अफराद को हासिल है वो ये कि इस तस्वीर में जो लोग बैठे हैं इनमें से कुछ मुलाजमीन हैं, कुछ फरारी हैं और कुछ इश्तिहारी हैं। इसके बावजूद इनका अज़म, इनका हौसला, क्या कहूँ मैं, किसी चट्टान जैसा कह दूँ तो गलत नहीं होगा, चट्टान जैसा ही हौसला है। एक तो बीमार, फिर इश्तिहारी, फरारी और देखे मनसूबाबंदियाँ कर रहे हैं, इतना मजबूत हौसला, चट्टान भी मेरे ख्याल से हल्की पड़ जाए। लंदन में बैठे हैं, 3 बार हुकूमत कर चुके हैं, 30 से ज़ायद साल इक़्तिदार का मज़ा चख चुके हैं, हर आराइश, हर आसाइश देख ली, 70 बहारें देख ली और आज फ़ख्र से कहते हैं कि अगर अगली बार मौका मिला, किस्मत ने साथ दिया। सोचिए जुमला ही सुन के हंसी आ जाती, अगर अगली बार हुकूमत मिली तो मुल्क और कौम की तकदीर बदल देंगे। बड़े फ़ख्र से कहते हैं, हालांकि शर्मिंदा होना चाहिए बात कहते हुए, शर्म से डूब मरना चाहिए बात कहते हुए। मौका तानू नहीं मिलिया मियाँ साहब, हाले भी कहते हो मौका नहीं मिलिया, क्या कहूँ मैं अब आपसे। बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि इन्होंने मुल्क और कौम के लिए जो खिदमात अंजाम दी वो कोई दे ही नहीं सकता। सही कहते हैं, कोई नहीं दे सकता। सोच समझ रखने वाला या एहसास रखने वाला या पेट्रियोटिक फीलिंग्स रखने वाला वाकई ये खिदमात नहीं दे सकता जो आप लोगों ने दी है। सही कहते हैं आप, लेकिन फ़ख्र से क्यों कहते हैं? बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क और कौम को बहुत तरक्की दी। ज़रा देखिए तरक्की, देखें दावे। अब मैं किसी चीज़ की दाद दूँ ना दूँ, लेकिन भाई का कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया आपने, कोई सानी नहीं है। पूरा मुल्क कर्ज़ों की नज़र कर गए, पंजाब को ऐसा पेरिस बनाया कि पेरिस वालों ने हाथ जोड़ लिए। मेट्रो बस को अपनी 5 साला कारकर्दगी करार दे दिया कि हमारी बस कारकर्दगी अचीवमेंट है। करप्शन के मुकदमात भुगत रहे हैं, खुद मुलजिम हैं, भाई मुजरिम हैं, समधी इश्तिहारी हैं, बेटे फरारी हैं। देखें ज़रा, लेकिन भाई का आपने कॉन्फिडेंस चेक किया? एक बार फिर मुल्क का इक़्तिदार हासिल कर लिया अगर, तो हासिल करके कौम की खिदमत करेंगे, खिदमत करना चाहते हैं। अगर एक बार किस्मत ने साथ दे दी, जैसे आज तक तो किस्मत हाथ ही नहीं आई है, साथ ही नहीं दिया। इनकी ख्वाहिश तो यही थी कि हुकूमत गिर जाए, लेकिन ये बंदूक किसी और के कंधे पर रखकर चलाना चाहते थे, और जिसके कंधे को इन्होंने इस्तेमाल किया वो आज इनके बारे में क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिए। ये वो लोग हैं जो अपना नज़रिया बेचकर लंदन चले गए, और ये मैं नहीं कह रही बल्कि इनका वोटर कह रहा है, इनका सपोर्टर भी यही कह रहा है, आपने भी सुना होगा। लेकिन इतना मैं बता दूं कि इनका ये तर्ज अमल कुछ नया नहीं, इन्होंने हमेशा अपना नज़रिया बेचा है, बदला है। क्या इसमें नई बात है? पहले क्या कहते थे? पहले कहते रहे कि ज़ियाउल हक जिंदाबाद, भुट्टो मुर्दाबाद, ऐसे ही कहते थे। वो नज़रिया बेचा, फिर अदालतों के खिलाफ नज़रिया बनाया,
अदालतों पर हमला किया और बाद में वो नज़रिया भी बेच दिया। उसके बाद बन गए अदालतों के मुहाफिज, मिसाके जमहूरियत कर बैठे। लेकिन उसके बाद इंतखाबात से पहले जरदारी को इमरान का भाई कह दिया। जरदारी को इमरान भाई भाई, आपको याद होगा। किसी कीमत हाथ नहीं मिलाएंगे, लाड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे, पेट फाड़ कर पैसे ले लेंगे, सारे खाते बंद करवा देंगे। और जब इंतखाबात हार गए तो फिर डायरेक्ट गले मिल बैठे, फिर साथ बैठकर फैसला किया कि खलाई मखलूक का मुकाबला करेंगे, जमहूरियत को बहाल करेंगे, साजिशों के जाल को तोड़ देंगे, वोट को इज्जत देंगे, बहुत इज्जत देंगे भाई, बहुत इज्जत, अवामी हुकूमत बहाल करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? दे दी वोट को इज्जत, फिर ये नज़रिया भी बेच डाला और अपने वोटर और सपोर्टर को बेवकूफ़ बनाकर खुद चले गए लंदन और वहाँ जाकर उस्मान बुज़दार साहब से ख़तो किताबत कर रहे हैं कि अभी आने का दिल नहीं है बुज़दार साहब, अभी थोड़ा और वक्त देते। जिनके साथ मिल बैठे थे वो हैं सिंध के हुक्मरान, आज भी वो सिंध के हुक्मरान हैं। वो भी मैदान में निकले हुए थे कि अब की बारी, पूरे मुल्क की बारी, पूरी कौम की बारी। अभी सिंध में जमहूरियत बहाल करके पीपल्स पार्टी का मेरे ख्याल से दिल नहीं भरा कि उन्होंने पूरे मुल्क में वही जमहूरियत बहाल करने का फैसला कर लिया जो सिंध में की हुई है। चाहिए किसी को वो जमहूरियत? मैं पूरे पाकिस्तान से पूछती हूँ, सिंध वाली जमहूरियत। इनके कारनामे तो बहुत हैं, सिर्फ एक कारनामा जिन पर बार बार बात करना ज़रूरी है, वो क्या है जी? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो शुरू किया गया था बहुत ही ज़्यादा गरीब और मुस्तहक अफराद के लिए। उससे फ़ायदा कौन उठा रहा था? सरकारी मुलाजमीन और ब्यूरोक्रेट्स। ये हाल है सिंध की जमहूरियत का और ये नाफिज करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में। अब हमारे माशरे में इन तमाम अफराद को क्या कह दूँ? जमहूरियत के अलमबरदार, बादशाह सलामत, शहनशाह, शहजादे, शहजादियाँ, और इनकी जो तशरीह इन्होंने की है जो मैंने आपको पूरे प्रोग्राम में बताई, इसको सुनने के बाद मेरे ख्याल से ज़्यादातर आवाम यही कहेगी जो मैं अक्सर कहती हूँ, क्या ऐसे नहीं चले। मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। इंसाफ से महरूम कह लें या फिर माफिया से मुतासर होने वाले जितने भी पाकिस्तानी, उन्होंने नए चीफ़ जस्टिस से कह लें कि उम्मीदें बांध ली हैं, बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो ज़ाहिर बात है, इंसाफ सबका हक है और जमहूरी ममालिक में इंसाफ ना मिले कैसे हो सकता है? अच्छा जी, जस्टिस गुलजार अहमद के जो चीफ़ जस्टिस बनने के बाद से सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से ह्यूमन राइट्स सेल के हवाले से दरख्वास्तें मौसूल होना शुरू हो गई हैं। आपको मैं बता दूं कि साकिब निसार साहब ने इसको कैसे चलाया, ये अभी हम सदीक से जाने की पूरी कोशिश करेंगे डिटेल में। और फिर आसिफ खोसा साहब ने इसको आकर बंद कर दिया था, सिलसिला बंद हो गया था, लेकिन गुलजार साहब के आने के बाद दोबारा से दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं और इसको बहाल करने के हवाले से उम्मीदें बांधी हुई हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर ये बहाल हो जाता है तो क्या होगा, क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इसको बंद आखिर क्यों किया गया था अगर ये बहुत अच्छा चल रहा था? और जब ये चल रहा था, साकिब निसार साहब ने इसको कैसे चलाया था, कैसे लेकर चले थे? यकीनी तौर पर सदीक आपकी तरफ आऊँगी, अगर अच्छे तरीके से ना लेकर चलते तो बंद होने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही, और अगर अच्छे तरीके से लेकर नहीं चल रहे थे तो दोबारा लोग क्यों चाह रहे हैं दरख्वास्तें देके इसको बहाल करवाया जाए? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। या तो अच्छे तरीके से चल रहा था तभी तो लोग चाह रहे बहाल हो जाए, फिर बंद क्यों हुआ था, ये समझाइए। जी बिल्कुल, साकिब निसार साहब जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो एक अवामी चीफ जस्टिस थे, जिस तरह से उन्होंने अवामी मफाद के इशू पे, ह्यूमन राइट्स इशूज़ पे, जो पाकिस्तान के लोगों के फ़ायदे के लिए उन्होंने आंसू नोटिस लिए। और आप याद करें, ये वो दौर था, ये वो टाइम था जब पनामा लीक्स आने के बाद पूरी मुस्लिम लीग नून शरीफ ख़ानदान की करप्शन के दिफा में मसरूफ़ थी। पूरी हुकूमत नवाज शरीफ साहब का दिफा करते हुए नज़र आती थी। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए और उसके बाद उनका ट्रायल चल रहा था ट्रायल कोर्ट में, तो उस एहतसाब अदालत में, तो उस वक्त भी आधी से ज़्यादा काबीना नवाज शरीफ साहब के साथ वहाँ पे पेशियाँ भुगतती थी और अवामी इशूज़ के ऊपर कोई उनका की तवज्जो नहीं थी, कोई लोगों के लिए कुछ कर नहीं रहे थे। उस वक्त सारी की सारी अवामी मफाद की चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही थी तो वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के गिर्द घूमती हुई नज़र आती थी, जब साकिब निसार साहब हर अवामी इशू पर आज को नोटिस ले रहे थे। आप याद करें, बड़े बड़े इशूज़ थे, मतलब आप देखें कि पाकिस्तान में डैम नहीं बनाए गए। किसने डैम नहीं बनाने दिए गए? पानी का हमें बताया जाता है कि 2025 में जाके बहरान शदीद हो जाएगा। किसने डैम नहीं बनने दिए गए या बनने दिए? फ़िज़ाई आलूदगी के मामला थे, माहौलियाती आलूदगी थी, ज़ेर ज़मीन पानी का मसला था, ये सीमेंट फैक्ट्रीज और ये सारे जिस तरह से
इस तरह के मैं आपको कोई 60-70 चीज़ें गिनवा सकता हूँ जो कि बरह रास्त आवाम के मफाद के इशूज़ थे, जिसमें साकिब निसार साहब ने आज को नोटिस लिए और उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में बड़े दबंग अंदाज से उन्होंने फैसले किए। बड़े बड़े करोड़ों रुपए फीस लेने वाले वकील पेश होते थे माफियाज की जानिब से, ताकतवर लोगों की जानिब से, लेकिन उस दौर में साकिब निसार साहब और उनके साथ बेंच में ज़्यादातर मौजूद होते थे जस्टिस उमर बंदियाल साहब और जस्टिस जाजुल हसन साहब, बाद में फिर जस्टिस फैसल अरब साहब भी बहुत बार उनके साथ मौजूद रहे। तो ये वो जजेस थे जो उस पूरे जुडिशल एक्टिविज़म में सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, अवामी मफाद के उन्होंने अवामी मफाद में फ़ैसले किए। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का वो ह्यूमन राइट्स सेल को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दिया था साकिब निसार साहब ने, और उस ह्यूमन राइट्स सेल में पूरे पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से पाकिस्तानी अपनी दरख्वास्तें भेजते थे। ह्यूमन राइट्स सेल जो है वो उनको प्रोसीड करता था, उनके ऊपर मुतल्लिका इदारों को नोटिस जारी करता था, बाकायदा उसके ऊपर कार्रवाई होती थी, और उसको जिन चीज़ों पे साकिब निसार साहब समझते थे कि इनको आज को नोटिस में कन्वर्ट करना चाहिए, उनको आज को नोटिस में कन्वर्ट किया जाता था और लोगों को रिलीफ दिया जाता था। और ये सिलसिला बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से चल रहा था। बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब लाहौर में साकिब निसार साहब जाते थे, हम भी वहाँ पर समाअत जो होती थी वहाँ पर अटेंड करने जाते थे, तो वो समाअत के बाद अकेले बैठते थे, एक एक दिन में 300-300 400-400 लोगों को, इंडिविजुअल्स को सुनते थे। ये वो काम था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें वो लोगों को बरह रास्त रिलीफ देते हुए नजर आते थे। और मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से, ज़ाहिर है वो लोग जो साकिब निसार साहब की उस वक्त टीम का हिस्सा थे ह्यूमन राइट्स सेल के, मैं चाहता हूँ कि उनका ज़रूर, उन लोगों का, उस टीम का नाम ज़रूर लिया जाए, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया जाए जो कि उस वक्त साकिब निसार साहब की टीम का हिस्सा थे, ह्यूमन राइट्स सेल का हिस्सा थे, और वो 18-18 घंटे काम करते थे। उनमें पहले तो वो टीपू साहब थे, वो DG थे HR के, लेकिन वो उनके बाद DG HR जो थे वो आमिर सलीम राना साहब थे, जिनको साकिब निसार साहब ने बनाया था। उनके साथ डायरेक्टर थे अवैस साहब थे, उनकी टीम में अलियास अहमद साहब थे, सुहेल अहमद जामी साहब थे, समद चांडियो साहब थे, अब्दुल सत्तार साहब थे, राना खालिद साहब थे, सुफियान कमर थे, यास्मीन साहिबा थी, महमूद अहमद थे, अल्ताफ़ हुसैन थे, शहजाद हुसैन, रिजवान साहब और आबिद हुसैन थे। और इनके साथ 4 इंटर्नीज थे जिन्होंने, जो हमें बहुत एक्टिव नज़र आते थे, बहुत एक्टिवली काम करते हुए नज़र आते थे। उनमें अवैस मुमताज़ एडवोकेट थे, नोमान यासीन थे, खुला शाहिद थी, रोहा खालिद थी और अरूज रहमान थी। ये वो पूरी टीम थी जो पूरे पाकिस्तान से जो मजलूम लोग, जो माफियाज के सताए लोग, जो मुतासरीन लोग जो एप्लीकेशन भेजते थे, ये टीम उनको प्रोसीड करती थी और साकिब निसार साहब फिर उसको आगे लेकर चलते थे इस टीम के साथ। लेकिन हुआ ये जो आपने अपने इंट्रो में बात की कि अगर ये अच्छा चला तो ये बंद क्यों कर दिया गया। मसला यही है कि खोसा साहब आए, उनकी अपनी पॉलिसीज थी, उन्होंने आते ही सबसे पहला जो काम किया था ना, उन्होंने एक तरह से इस HR सेल को बंद कर दिया था। उन्होंने उसके ऊपर काम बिल्कुल रोक दिया था। जितनी टीम थी उनको उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे तबादले कर दिए और ये एक तरह से फंक्शनल नहीं रहा था ये ह्यूमन राइट्स सेल। और उसके बाद हमें नहीं नजर आया कि कभी किसी गरीब को ह्यूमन राइट्स सेल से कोई इंसाफ मिलता हुआ हमें नजर आया हो। लोग दूर दराज इलाकों से आते थे, उनको लगता था कि अभी भी शायद साकिब निसार साहब की पॉलिसी चलेंगी। सिंध के दूर दराज इलाकों से लोग आते थे, दरखास्तें लेकर आते थे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बैठते रहते थे, रोते थे, पीटते थे और वापस चले जाते थे। अब जब गुलजार साहब आए हैं तो गुलजार साहब के आते ही लोगों को एक दोबारा लगा है कि गुलजार साहब शायद साकिब निसार साहब जिस तरह जुडिशल एक्टिविज्म उन्होंने किया। देखें, हमारे मुल्क में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, यहाँ पर जुडिशल एक्टिविज्म बहुत ज़रूरी है, एक मीडिया के इंडिपेंडेंट होना और अवामी इशूज़ को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुल्क माफियात के नरगे में है। आप देखते हैं ब्यूरोक्रेसी एक माफिया बनी हुई है, ताजिर भी माफिया बने हुए हैं, यहाँ पे जिसको देखते हैं माफियाज बने हुए हैं। इन सारे और इदारों को पिछली हुकूमतों में तबाह किया, कमज़ोर किया, रिग्ड किया, करप्ट किया, कमज़ोर लोग लगाए ताकि वो इनके साथ करप्शन में मिलें, इनको सपोर्ट करें। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट जब एक्टिव होती थी, जुडिशल एक्टिविज्म होती थी, तो इनको एक खौफ होता था, ब्यूरोक्रेसी को, इदारों को एक खौफ होता था, इवन के हुक्मरानों को, सियासतदानों को खौफ होता था। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जुडिशल एक्टिविज्म बहुत ज़रूरी है। ये यूके नहीं है, ये अमेरिका नहीं है जहाँ पे ब्यूरोक्रेट इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हो। यहाँ पे जुडिशल एक्टिविज्म बहुत ज़रूरी है। अब जस्टिस गुलजार साहब के आते ही, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते ही, बैरून मुल्क से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तानी हो, उन्होंने गुलजार साहब को दरखास्तें भेजना शुरू कर दी हैं। ह्यूमन राइट्स सेल में बहुत बड़ी तादाद में दरखास्तें आना शुरू हो गई हैं। अब ये फैसला जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनको करना है कि उन्होंने इस ह्यूमन राइट्स सेल को एक्टिव करना है या नहीं करना। मैं ये समझता हूँ कि उनको इस ह्यूमन राइट्स सेल को एक्टिव करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि जैसे बुजुर्ग पेंशनर्स, राजा सरफराज अहमद खान साहब जिन्होंने बुजुर्ग पेंशनर्स का केस लड़ा था और भी बुजुर्ग पेंशनर्स थे, और सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया था कि 8,000
से ज़्यादा पेंशन कर दी थी, जो 1500, 1000, 1200, 600 रुपए तक की भी पेंशन मिल रही थी बैंकों से। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, साकिब निसार साहब रिटायर हुए, उसके बाद बैंकों ने वो पेंशन आधी कर दी। अब राजा सरफराज साहब ने बड़ा जज्बाती और बड़ा दुखी खत लिखा है जस्टिस गुलजार साहब को कि अगर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो बताएं फिर और क्या कानून की हुक्मरानी होगी जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना माना जाए। अच्छा, ये फैसला, ये तारीखी फैसला, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहते, बहुत ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर कर रहे थे और बहुत अच्छी आपने बात की कि उनसे एक्सपेक्टेशन है, लोग किससे फिर एक्सपेक्ट करें, जाहिर बात है चीफ जस्टिस एक्सपेक्टेशन ना लगाएं तो किससे उम्मीदें लगाएं। मुझे बताइएगा कि मुझे याद आया कि जब आपको याद होगा साकिब निसार साहब बहुत काम कर रहे थे, अभी आपने बताया उनके काम के हवाले से, डैम के हवाले से तमाम लोग जिनको नहीं भी जानते थे, कुछ ऐसे लोग होते जो नहीं जानते, खबरें नहीं पढ़ते, जिस तरह बहुत से लोग होते जो एजुकेटेड नहीं होते, उनको नामों का नहीं पता होता, सिर्फ शायद वज़ीर आज़म का पता होता है, सदर का पता होता है, एंड सॉरी टू से बहुत से लोगों को उनका भी नहीं पता होता, वो भी नाम से वाकिफ हो गए थे कि साकिब निसार साहब कोई हैं जो डैम बना रहे हैं। शायद उनको ये भी ना पता हो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन डैम बना रहे हैं ये हैं जी साकिब निसार साहब। मुझे याद है कि उस टाइम पे भी लोगों ने बड़ी मुखालफत की थी, जो सो कॉल्ड हमारे जमहूरी सियासतदान हैं जो जमहूर को कुछ नहीं देते, सिर्फ वोट लेते फिर गायब हो जाते हैं, और ये कहते थे कि जी आप अपने केसेस निपटाएं। बड़े मतलब जलसों में खिताब के दौरान ताने दिए जाते थे कि चीफ जस्टिस का काम डैम बनाना नहीं होता, आप जाके अपने केसेस निपटाएं, केसेस की तादाद तक याद करवाई जाती थी। फिर साथ ही मुझे हैरत होती इस बात पे कि जनरल अयूब खान साहब मुझे याद आ जाते, 7 डैम दिए जनरल अयूब खान साहब ने, जो कि एक डिक्टेटर लीडर नहीं थे। वारसक डैम दिया, मंगला दिया, सिमली दिया, रावल दिया, हम दिया, हब डैम दिया, तरबेला डैम दिया और खानपुर डैम दिया। और ये जमहूरी लोग ये डैम पर अपनी ग्रजेस से बाहर नहीं आते। फिर बताएं कि हम क्या करें, हम तारीफ क्यों ना करें उसकी जो पाकिस्तान को इतने डैम दे के दुनिया से चला गया। इस पर बात करूंगी कि क्यों आखिर साकिब निसार जैसे लोग खटकते हैं, क्यों जनरल अयूब खान साहब ने जो कर दिया अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए बेहतर, उसकी तारीफ ना कोई कर सकता है ना सुन सकता है, लोगों को तकलीफ होती है। फिर आप कर देना कुछ, फिर हम आपकी भी तारीफ करेंगे, साथ क्या कोई एक डैम बना देते अपने दौरे हुकूमत में जिसकी हम तारीफ करते, कुछ ऐसा कर देते, सड़कें, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडर पासेस और इस तरह की चीजें बनाने के, बसें, ट्रेनें, और वो भी फिर गिरवी रखवा दी। क्या कहूँ मैं आप लोगों से, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान हमारे साथ मौजूद है। सदीक दोबारा वार्म वेलकम। अच्छा, ब्रेक से पहले अभी जिन लोगों ने ट्यून इन किया, जो नहीं देख रहे थे बोल न्यूज़, उनको बताऊं ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था, आप भी दोबारा सुनिएगा। सदीक, आपसे जवाब चाहिए मुझे। जनरल अयूब खान मुझे याद आ गया जिन्होंने 7 डैम दिए पाकिस्तान को, वारसक दिया, मंगला दिया, सिमली दिया, रावल दिया, हब दिया, तरबेला दिया, खानपुर दिया। फिर साकिब निसार साहब, उनकी जो काविशें हैं वो आपके सामने, मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सदीक, सियासतदानों को जनरल अयूब भी खटकते हैं आज तक, साकिब निसार तो बहुत खटकते हैं। अब सवाल ये कि क्या इन लोगों की कामयाबी में इनको अपनी नाकामी नज़र आती है? ये सियासतदान कॉम्प्लेक्स्ड हैं, एहसास कमतरी का शिकार हैं, उनकी इज्जत में इनको क्या अपनी ज़िल्लत या बेइज्जती नज़र आती है? जो इस तरह की बातें करते हैं, भाई आप लोगों का काम था, कर देते ना आप लोग। अगर किसी ने अपना काम भी बाखूबी अंजाम दिया और कुछ एक्स्ट्रा भी पाकिस्तान के लिए कर लिया तो उसकी तो सिर्फ तारीफ़ ही बनती है मेरे ख्याल से। देखिए, मैं आपको एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि जो ये तासुर है ना कि साकिब निसार साहब शायद इस तरफ एक्टिव रहे और उन्होंने केसेस नहीं सुने या फैसले नहीं किए, मैं आपको बताऊं कि साकिब निसार साहब शाम को 7-8 बजे तक, रात गए तक बैठते थे और 25-25, 30-30 केसेस की समाअत करते थे। मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच है, साकिब निसार साहब जिस वक्त जुडिशल एक्टिविज़म कर रहे थे, उस 1 साल में किसी भी पाकिस्तान के जो दौर पिछले रहे हैं, एक किसी चीफ जस्टिस के पास बेंच में 1 साल के दौरान अगर कंपैरिजन कर लिया जाए तो उसके बावजूद साकिब निसार साहब ने सबसे ज़्यादा केसेस सुने और फैसले किए। ऐसा नहीं है कि वो और काम करते रहे, उन्होंने अपने केसेस नहीं सुने। दूसरी जो बात है, एग्जैक्टली, मतलब अपना काम भी किया, वही मेरे वाली बात, और एक्स्ट्रा काम किया ना पाकिस्तान के लिए, तो ये क्यों हसद करते हैं? हफ्ते इतवार को छुट्टी नहीं करते थे। हाँ, ये भी बात। और वो हफ्ते इतवार को छुट्टी नहीं करते और इनका बस है कि हमें जुमे को भी छुट्टी दे दें हफ्ते इतवार के साथ। बिल्कुल। और दूसरा यह है कि साकिब निसार साहब जैसे लोग इनको इसलिए खटकते हैं, या आगे अगर जस्टिस गुलजार साहब जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू करेंगे तो इस तरह के लोग इनको इसलिए खटकते हैं कि ये एक्सपोज हो जाते हैं कि वही बात ना, कॉम्प्लेक्स जब दिखाया जाता है। अच्छा सदीक, आप कॉम्प्लेक्स टर्म को समझते हैं? कॉम्प्लेक्स एक टर्म होती है, कहते हैं तुम्हें किस किस्म का कॉम्प्लेक्स है, क्या तुम एहसास कमतरी का शिकार हो?
आप समझते हैं, ज़रा यहाँ डिफाइन कीजिएगा, आपको क्या समझ आती है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इन लोगों को, जब किसी की तारीफ करते हैं ना, इनको बेसिकली अपने अंदर का इंसान नजर आता है कि काम तो मेरा था, मैं नहीं कर सका, तो लिहाजा जब दूसरे की तारीफ होती है इनको लगता है कि इस पर अटैक किया, इन पर अटैक किया किसी ने। बिल्कुल, ये एक्सपोज होते हैं ना। जब भी किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज को नोटिस लेती है तो उसका मतलब ये होता है कि ये इंसानी हकूक का जो मामला जो इदारों ने करना था, जो मुंतखब हुकूमत ने करना था, वो नहीं कर सकी, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर रही है। और देखें सुप्रीम कोर्ट का ये काम है। अब देखें मसला क्या है, कहाँ पे लोगों के साथ किस किस तरह से ज्यादतियाँ होती हैं। ये 2015-16 में फैसला हुआ नून लीग के दौर में। ये आज इस केस की समाअत थी, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। हम अपने इस प्रोग्राम में इस पर तफसील के साथ सेगमेंट करेंगे कि यहाँ पे कहा गया जी, जो वकला हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये 2800 के करीब, 2000 से 3000 के दरमियान, मेरे ख्याल 2800 हैं, कि इनको यहाँ पे जी ज़मीन देनी है। अब इनको ज़मीन देनी है, भाई ये सुप्रीम कोर्ट के वकील को गरीब लोग हैं, इनके लिए हुकूमत ने नून लीग के दौर में फैसला हुआ कि जी ज़मीन एक्वायर करेगी हुकूमत, एक्वायर करके इनको देगी। 2.5 करोड़ का जो प्लाट है वो इनको 40 लाख में मिलेगा। अब वहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती, उनको बेचारों को वहाँ से निकाला जा रहा था, लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से धक्के दे देकर निकाला जा रहा था, पुलिस को भेजकर, रेंजर्स को भेजकर, कि जी गरीबों से प्लाट ज़मीनें एक्वायर करनी है और देनी किसको है, इन वकीलों को। भाई ये गरीब लोग हैं, ये यतीम हैं, ये मस्कीन हैं, और इनको आप जो करोड़ों रुपए कमाते हैं उनसे, उनको आप सस्ते प्लाट देने के लिए, आप गरीबों को वहाँ धक्के दे के निकाल रहे हैं। यहाँ पे जिस इलाके में ये ज़मीन एक्वायर की जा रही है, वहाँ पे जो प्लाट 2.5 करोड़ रुपए का है, वो उनको मालकान को कहा जा रहा है कि 35 लाख में आप हमें दे दें। ये कहाँ का, ये किस तरह का निज़ाम चल रहा है, ये किस तरह की सूरत हाल है। भाई वकीलों को क्या ज़रूरत है? अगर ये बात है, फिर आप दें छोटे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, जिनकी बेचारों की 17,000, 20,000, 25,000, 30,000 तनख्वाहें हैं, फिक्स तनख्वाहें हैं, महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा वो पिसते हैं, अपना घर नहीं बना सकते। हम देखते हैं कि जो सरकारी मुलाजिम होता है, वो जब रिटायर होता है, उसको जो 5, 7, 8 लाख रुपया मिलता है, उसको समझ नहीं आती कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई मकान बनाऊं, कोई छत बनाऊं, या इस 5-7 लाख रुपए से मैं कोई कारोबार शुरू करूं। वो उस तनख्वाह से तो वो बेचारा मुश्किल से बच्चों का पेट पालता है, उनकी जो तालीमी खर्चात हैं वो पूरे करता है। तो सबसे ज्यादा तो फिर वो डिजर्व करते हैं। ये इन वकीलों को किस लिए इस तरह से और सारी जिंदगी किराए के घरों में रहते हैं, और जिनको देंगे बिल्कुल। तो इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। मैंने जिक्र कर दिया, सही टाइम पे बोला आपने इंशाल्लाह सदीक, क्योंकि मुझे पैनल से कह दिया गया कि अब इंशाल्लाह पे रहिए, कल इंशाल्लाह बात करेंगे इस पर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।